जून की तपती दोपहर। साल था 1982। मध्य प्रदेश का भिंड जिला। 30,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ सांस रोके खड़ी थी। हवा में दहशत नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे। पुलिस का भारी अमला तैनात था, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ एक शख्स पर टिकी थीं। 6 फीट का लंबा कद, माथे पर लंबा तिलक, खाकी वर्दी और कंधे पर लटकी वो ऑटोमेटिक लोडेड राइफल। यह कोई पुलिस वाला नहीं था, यह वो शख्स था जिसके नाम से बीहड़ के पत्ते भी कांपते थे। उस दिन उसने अपनी राइफल मुख्यमंत्री के चरणों में रखी तो लगा मानो चंबल नदी का पानी थम गया हो। यह सरेंडर नहीं था, यह एक बागी का स्वाभिमान था। यह कहानी है चंबल के असली राजा मलखान सिंह की। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम वर्मा है और आप सुन रहे हैं 302 फाइल्स। आज मैं आपको उन बीहड़ों में ले चलूंगा जहां कानून की धाराएं नहीं, बल्कि बंदूक की नाल फैसला करती थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसाफ अदालतों में नहीं, गोलियों की गूंज में मिलता था। चंबल, भारत का वो हिस्सा जिसे सदियों से शापित माना गया, लेकिन इसी शापित जमीन ने जन्म दिया भारत के सबसे बड़े बागियों को। आज की दास्तां किसी मामूली अपराधी की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिस पर हत्या, अपहरण और डकैती के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन फिर भी गांव के लोग उसे मसीहा मानते थे। जिसने 15 साल तक चंबल पर एक छत्र राज किया। पुलिस जिसकी परछाई को भी गिरफ्तार करने को तरसती रही। जिसके सिर पर उस जमाने में लाखों का इनाम था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप अपने कमरे में नहीं, बल्कि चंबल की भूल भुलैया वाली घाटियों में होंगे, जहां हर पेड़ के पीछे जासूस हो सकता है और हर पहाड़ी पर मौत। तो कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब खुलने जा रही है मलखान सिंह की फाइल। कोई भी इंसान मां के पेट से मुजरिम बनकर पैदा नहीं होता। हालात, समाज और कभी कभी सिस्टम की बेरुखी उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है। मलखान सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिलगांव से। एक साधारण सा परिवार। मलखान सिंह एक सीधा साधा नौजवान था, जिसकी दुनिया अपने खेतों और परिवार तक सीमित थी। उसे न तो जुर्म की दुनिया का पता था, न ही गिरोह बनाने का शौक, लेकिन गांव की राजनीति। यह वो दीमक है जो अच्छे अच्छे घरों को खोखला कर देती है। उस वक्त गांव में सरपंची के चुनाव और जमीन के विवाद ने रंजिश का रूप ले लिया। गांव के कुछ दबंगों ने, जिनकी सत्ता में पकड़ थी, मलखान के परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मलखान उस वक्त अन्याय सहने वाले लोगों में से नहीं था, वो आवाज उठाने वाला इंसान था। लेकिन जब सत्ता और खाकी का गठजोड़ हो जाए, तो एक आम आदमी की आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दब जाती है। हुआ भी वही। मलखान सिंह पर झूठे मुकदमे लादे गए। पुलिस उसे थाने ले जाती,
बेइंतहा पीटा जाता। उसका जिस्म पुलिस की लाठियों से छलनी हो जाता, लेकिन उसका मन नहीं टूटा। उसे एहसास हो गया था कि यहाँ कानून सिर्फ अमीरों और रसूखदार लोगों की रखैल है। एक बेगुनाह को जब बार बार वारदात का दोषी बताया जाए तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो आत्महत्या कर ले या फिर बागी बन जाए। मलखान ने दूसरा रास्ता चुना, वो रास्ता जो सीधा बीहड़ की ओर जाता था। उसने कसम खाई कि अब न्याय नहीं मांगूंगा, मैं न्याय छीनूंगा। और इस तरह एक किसान का बेटा बन गया चंबल का बागी। याद रखिए, चंबल के लोग खुद को डकैत नहीं कहते, वो कहते हैं बागी, यानी वो जिसने बगावत की हो। जब मलखान बीहड़ में कूदा तो चंबल में पहले से ही कई गिरोह सक्रिय थे, लेकिन मलखान सिंह के अंदर एक अलग ही आग थी। उसने अपनी खुद की गैंग बनाई। शुरू में उसके पास न अच्छे हथियार थे, न ज्यादा लोग, लेकिन उसके पास था दिमाग और जिगरा। उसने सबसे पहले उन लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था। यह उसकी पहली वारदात थी और इसी के साथ पुलिस फाइलों में मलखान सिंह का नाम वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। धीरे धीरे उसका गिरोह बड़ा होने लगा। 70 के दशक के अंत तक मलखान सिंह का नाम एक ब्रांड बन चुका था। उसकी गैंग में अनुशासन सेना जैसा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मलखान सिंह के गिरोह का एक सख्त नियम था, किसी भी महिला के साथ बदसलूकी नहीं होगी। अगर किसी मुखबिर ने या किसी साथी ने किसी महिला की तरफ गलत नजर भी उठाई तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। मलखान सिंह मां काली और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि किसी भी बड़ी डकैती या अगवा की वारदात को अंजाम देने से पहले वो पूजा पाठ करता था। उसके गले में हमेशा जंतर और ताबीज लटके रहती थी। उसका नेटवर्क इतना तगड़ा था कि पुलिस की जीप थाने से निकलती बाद में थी, मलखान को खबर पहले पहुंच जाती थी। मुखबिरी का इतना सटीक जाल उसने बिछा रखा था कि चंबल के बीहड़, जो पुलिस के लिए भूल भुलैया थे, मलखान के लिए उसका अपना घर बन गए थे। उसे पता था कि किस टीले के पीछे छिपना है और किस नाले से बचकर निकलना है। उस दौर में अगर किसी अमीर सेठ को अगवा किया जाता तो फिरौती की रकम लाखों में होती थी, लेकिन मलखान सिंह की एक खासियत थी, वो गरीबों को कभी नहीं सताता था, बल्कि कई बार तो अमीरों से लूटा हुआ धन वो गरीब बेटियों की शादी में दान कर देता था। यही वजह थी कि जहां पुलिस के लिए वो एक दरिंदा था, वहीं गांव वालों के लिए वो दद्दा था। गांव के लोग उसे पुलिस से बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते थे। 80 का दशक आते आते मलखान सिंह की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि चंबल में उसकी एक समानांतर सरकार चलने लगी थी। बीहड़ के सैकड़ों गांवों में पुलिस का नहीं, बल्कि मलखान सिंह का हुक्म चलता था। गांव के आपसी झगड़े, जमीन के विवाद और पारिवारिक मसले पुलिस थानों में नहीं, बल्कि मलखान सिंह की जनता दरबार में सुलझाए जाते थे।
और उसका फैसला पत्थर की लकीर होता था। अगर उसने कह दिया कि यह जमीन रामू की है, तो फिर किसी पटवारी या तहसीलदार की हिम्मत नहीं होती थी कि उस कागज को बदल दे। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मलखान सिंह के पास उस जमाने के सबसे आधुनिक राइफल्स थीं, जो शायद पुलिस के पास भी नहीं थीं। सेल्फ लोडिंग राइफल्स, स्टेन गन और दूरबीन वाली बंदूकें। उसका गिरोह जब वर्दी पहनकर बीहड़ से गुजरता तो लगता मानो कोई आर्मी की बटालियन मार्च कर रही हो। लेकिन जुर्म की दुनिया की चमक दूर से जितनी लुभावनी लगती है, अंदर से उतनी ही काली और डरावनी होती है। हर पल मौत का साया, न दिन में चैन न रात में नींद। मलखान सिंह को भी यह थकान महसूस होने लगी थी। पुलिस का घेराव बढ़ता जा रहा था। कई बार पुलिस और मलखान के गिरोह के बीच भीषण मुठभेड़ें हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी घाटी गूंज उठती। एक बार की बात है, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। खबर पक्की थी कि आज मलखान सिंह का अंत तय है। हमला जोरदार था। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायर हुए, लेकिन मलखान सिंह, जिसे बीहड़ का चप्पा चप्पा मालूम था, अपनी पूरी गैंग के साथ पुलिस के आंखों में धूल झोंककर ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। पुलिस हाथ मलती रह गई। ऐसे किस्सों ने उसे अमर बना दिया था। लोग मानने लगे थे कि मलखान सिंह के पास कोई दैवीय शक्ति है, कोई ऐसी विद्या है जिससे वो गोलियों से बच निकलता है। लेकिन हकीकत यह थी कि वह एक बेहतरीन रणनीतिकार था। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने भारतीय अपराध जगत के इतिहास को बदल कर रख दिया। साल 1982। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। सरकार समझ चुकी थी कि मलखान सिंह को गोली से नहीं हराया जा सकता। उसे पकड़ने में जितने पुलिस वाले शहीद हो रहे थे और जितना पैसा खर्च हो रहा था, उसका कोई अंत नहीं था। तभी सरकार ने एक अलग रणनीति अपनाई, बातचीत का रास्ता। सरकार ने मलखान सिंह के पास संदेश भिजवाया, सरेंडर का प्रस्ताव। मलखान सिंह भी अब थक चुका था। उसे अपने साथियों की चिंता थी, अपने परिवार की याद आती थी। वो जानता था कि इस खूनी खेल का अंत या तो पुलिस की गोली है या फिर जेल की काल कोठरी। लेकिन मलखान सिंह कोई ऐसा वैसा अपराधी नहीं था जो गिड़गिड़ाते हुए थाने में हाजिर हो जाए। उसकी शर्तें थीं। उसने साफ कह दिया, मैं सरेंडर करूंगा, लेकिन पुलिस के सामने नहीं। मैं हथियार डालूंगा तो सिर्फ जनता के सामने और मुख्यमंत्री के सामने, और मेरे साथियों को फांसी नहीं होगी। उन्हें इज्जत की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। यह शर्तें बड़ी थीं, लेकिन सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। कई दौर की गुप्त बैठकें हुई। जासूसों और मध्यस्थों के जरिए संदेश इधर से उधर हुए और आखिरकार तारीख तय हुई, 15 जून 1982। जगह
भिंड का एमजेएस कॉलेज मैदान। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ, हजारों लोग, मीडिया के कैमरे और भारी पुलिस बल। मंच पर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे और तब जीपों का एक काफिला आया। उसमें उतरा चंबल का शेर मलखान सिंह। उसकी चाल में वही अकड़ थी। उसने अपनी भारी भरकम विदेशी मेक वाली ऑटोमेटिक राइफल कंधे से उतारी। एक पल के लिए उसने उसे देखा, वो हथियार जो सालों तक उसकी ताकत था, उसकी पहचान था। और फिर उसने वो राइफल मुख्यमंत्री के चरणों में रख दी। उसके पीछे पीछे उसके गिरोह के बाकी साथियों ने भी अपने हथियार डाल दिए। उस दिन मलखान सिंह ने कहा था, मैंने अन्याय के खिलाफ बगावत की थी। मैंने अमीरों को लूटा, लेकिन कभी भी किसी गरीब की इज्जत नहीं लूटी। मैं बागी हूं, डकैत नहीं। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था। एक साथ इतने खूंखार बागियों का हथियार डालना कोई मामूली घटना नहीं थी। इस सरेंडर ने यह साबित कर दिया कि गोली का जवाब गोली नहीं, बल्कि कभी कभी बातचीत और विश्वास भी हो सकता है। सरेंडर के बाद मलखान सिंह को जेल भेजा गया। उस पर जो हत्या और डकैती के मुकदमे थे, उनकी सुनवाई हुई। उसने लगभग 6-7 साल जेल में बिताए, लेकिन जेल में भी उसका रुतबा कम नहीं हुआ। जब वो जेल से बाहर आया तो दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन मलखान सिंह अब भी वही था। उसने बंदूक छोड़ दी थी, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही वजन था। उसने राजनीति में कदम रखा। उसका कहना था, असली डकैत तो अब संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं, जो कलम की नोक से गरीबों को लूटते हैं। मैंने तो फिर भी बंदूक से लूटा था, और वो भी अमीरों को। मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा, राजनीति में सक्रिय हुए। आज भी जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें आज भी उनकी पहचान है। वो अक्सर कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो हालात की मजबूरी थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी मलखान सिंह की। एक ऐसा आदमी जो सिस्टम का सताया हुआ था, जिसने बंदूक उठाई, जिसने दहशत फैलाई, लेकिन जिसके वसूलों ने उसे दूसरे अपराधियों से अलग बना दिया। मलखान सिंह की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक इंसान बागी बनता क्यों है। क्या हमारा कानून और समाज इतना कमजोर है कि एक आम आदमी को न्याय पाने के लिए बीहड़ का रास्ता चुनना पड़ता है? क्या इंसाफ सिर्फ अमीरों की जागीर है? चंबल की घाटियां अब शांत हैं। अब वहां गोलियों की गूंज नहीं सुनाई देती, लेकिन हवाओं में आज भी उन बागियों की कहानियां तैरती हैं। मलखान सिंह, फूलन देवी, पान सिंह तोमर, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो अध्याय हैं जिन्हें भारतीय इतिहास कभी भुला नहीं सकता। मलखान सिंह आज एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वो पुराना दौर दिखाई देता है। वो दौर जब चंबल के वो राजा थे। कहते हैं,
जुर्म की दुनिया में घुसना आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। मलखान सिंह उन चंद खुशनसीब किस्मत वाले लोगों में से हैं जो उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलकर रोशनी में आ गए। उम्मीद है दोस्तों, 302 फाइल्स की यह पेशकश आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको उस दौर में ले जा सकूं और उस मंजर को आपकी आंखों के सामने जिंदा कर सकूं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, अगर आपको लगा कि आप वाकई चंबल के बीहड़ में खड़े होकर यह सब देख रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। कमेंट में लिखकर बताएं कि अगली कहानी आप किस क्राइम या किस बागी के बारे में सुनना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी 302 फाइल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई फाइल खोलें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं सत्यम वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक और सच्ची, रूह कपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।